ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली, इस देश की महिलाओं को पढ़ाने वाली सावित्रीबाई फुले, इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम जिन्होंने किया, इस देश में आरक्षण देने वाले कुंभी राजा छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज ने जिन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ऐसे भारत के घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सारे इस देश के अंदर 109 महापुरुष हुए। इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांचीराम साहब, इन तमाम लोगों को नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज की तारीख में चूंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती का यह सप्ताह चल रहा है, आपका कार्यक्रम 12 बजे का था, जानकारी हमें पहले से थी, लेकिन आने में हमें देर हो गई, इसीलिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। देर होने का कारण ऐसा कि एक हमारे परिवार में मैयत हो गई, दूसरा कारण ऐसा कि भाई आपके पड़ोस में जो अदासी है, उस अदासी में शराबबंदी का आज वोटिंग है, वोटिंग हो चुका है और तमाम महिलाओं ने, लगभग 800 महिलाओं ने शराबबंदी के लिए आज वोट दिया और 100% वोट दिया। अब वहाँ जो बियर बार है वो बंद होगी। तो शराबबंदी का आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व हमने कभी 3 महीना पहले किया था, आज वह सफल हुआ और यही कारण था कि हमें उस गांव में भी जाना था, शराबबंदी के आंदोलन में शामिल होना था। उसके पश्चात आपको बताया कि अदासी में आकर हमें पता चला कि दहगांव तो 3 ही किलोमीटर है, लेकिन गोंदिया के कोर्ट में जो मामला 16 अप्रैल को हुआ, चिराग रुंगटा नाम के शख्स ने, जो कि मारवाड़ी जाति का है, उसने थूकने वाली जगह पर, बाथरूम जाने वाली जगह पर जहां से पैदल चलते हैं, वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई, एक नहीं 4 लगाई। उसी थूकने वाली जगह पर मक्का मदीने की तस्वीर लगाई। जिस बात का पता जब हमारे बच्चों को पता चला, बाबा साहब के बच्चों को पता चला, तो मामला क्या हुआ आप लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे। आज उसने जमानत की अर्जी लगाई। जिस चिराग रुंगटा ने, जो कि विनोद अग्रवाल गोंदिया के विधायक का रिश्तेदार है, उसने जमानत की अर्जी लगाई। बाबा साहब का अपमान करने वाले ने जमानत की अर्जी लगाई। हम लोग वहां पहुंचे, हमारे वकीलों की फौज वहां पहुंची और वहां उसकी जमानत को रोकने का काम हो रहा था और इसी वजह से हमें आने में देर हो गई। लगातार यहाँ से फोन आ रहे थे, अब यहाँ आने के बाद वहां से फोन आ रहे हैं। हमारे मन में यह उथल पुथल चल रही है कि जिस शख्स ने बाबा साहब का अपमान किया, वो भी जयंती सप्ताह में किया, उसे जमानत भी मिल रही है और जमानत देने वाले लोग देखिए कैसे, उसके लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जब एफआईआर का मामला हुआ था तब वो एफआईआर नहीं ले रहे थे, हमारे बच्चों पर धाराएं लगाई गई। जिन लोगों ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाया कि फलाने चिराग रुंगटा के बाथरूम के पास, सार्वजनिक बाथरूम के पास बाबा साहब की तस्वीर क्यों है, इस बात का गुस्सा जिन्होंने जताया, उन बच्चों पर धाराएं लगी। उनको पुलिस ने इतना मारा कि आज वो बच्चे चल नहीं पा रहे। और जैसे ही उसकी जमानत होगी, हमारे 10 से 12 बच्चों पर कार्रवाई होने वाली है। और इसी आगे पीछे देखते हुए, इसी विचार को सोचते हुए हमको देरी हो गई और उसकी लड़ाई और भी लोग लड़ रहे हैं। 200 महिलाएं आज कोर्ट में मौजूद है, आपकी जैसे। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि बाबा साहब का अपमान हुआ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज मना रहे हैं, 134 साल हो गए। बाबा साहब का अपमान रुक नहीं रहा है, सोचने वाली बात है। बाबा साहब का अपमान आज 2025 में आपके गोंदिया में हो रहा है, जिस जिले से आप आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बचपन में होता है, चूंकि नाटिका आपने देखी,
स्कूल के बाहर उनको बैठना पड़ा। इन्होंने मटकों को ताला लगाए, मटकों को छूने नहीं दिया। ये क्यों हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, और इसी चर्चा के लिए हम आपके बीच मौजूद हैं। समय हमारे पास भी कम है, समय आपके पास भी कम है। जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों होता है? क्यों होता है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान? साथियों, 1930 की बात है। 1930 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है, और गोलमेज सम्मेलन में कुछ ज्ञानी लोगों को बुलाया जाता है। बाबा साहब को भी बुलाया जाता है। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर 1918 में ही छत्रपति शाहू जी महाराज के नेतृत्व में राजनीति सीख रहे थे, और ऐसे में 1918 में 1919 में जब साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया, तो साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने बाबा साहब ने ये बात रखी कि हमारे समाज का अपमान होता है, हमारे लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता, हमारे लोगों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता, हमारे लोगों को स्कूल में नहीं आने दिया जाता। ये सारे मामले 1918 में ही बाबा साहब ने अंग्रेजों को बताई थी। 1930 में बाबा साहब को उन्होंने बुलाया। चूंकि साइमन को भी यही बात बाबा साहब ने बताई 1928 में, 10 साल पहले भी बताई, 10 साल बाद में बताई। और जब 1930 में वहाँ मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने बाबा साहब को बुलाया। बाबा साहब को जब बुलाया तो बाबा साहब ने वहाँ पर भी बताया, भाई मेरे समाज के साथ कैसा अन्याय हो रहा है, मेरे समाज के लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है, मेरे समाज के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता, मेरे समाज के, मेरे जाति के लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। लोग कुत्तों को पास रखना पसंद करते हैं, बिल्ली को पास रखना पसंद करते हैं, और सुअर पालना पसंद करते हैं, लेकिन चमारों, महारों, मेतरों, भंगियों को अपने पास रखना पसंद नहीं करते। जब बाबा साहब ने ये बात कही तो बाबा साहब ने सॉल्यूशन भी बताया। गोलमेज में सॉल्यूशन बताया कि विधान मंडलों में, जिन विधान मंडलों की स्थापना अंग्रेज सरकार भारत के अंदर कर रही है, उन विधान मंडलों में अगर हमारे लोग चुनकर जाते हैं तो वो लोग हमारी समस्या को लेकर सदन में बात करेंगे, और सदन में बात करके कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई उपाय योजना निकालेंगे। ये बाबा साहब का सोचना था। बाबा साहब अम्बेडकर के समय हमारा समाज बेहद गरीब था। गरीब ही नहीं, लाचार था। लाचार ही नहीं, बेबस था, मजबूर था। फिर भी बाबा साहब ने गोलमेज में घरकुल नहीं मांगा। बाबा साहब ने गोलमेज में घरकुल नहीं मांगा, लाड़की बहन जैसी योजना नहीं मांगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में चावड़ी नहीं मांगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में मंदिर नहीं मांगे, बुद्ध विहार नहीं मांगे, बर्तन नहीं मांगे, डेकोरेशन का सामान नहीं मांगा, रेडी नहीं मांगी, माइक नहीं मांगी। आज हम बाबा साहब के समाज के लोग हैं, बाबा साहब के जाति के लोग हैं, बाबा साहब के नस्ल के लोग हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं ये हमें सोचना होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इसीलिए होता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा विधान मंडलों में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर आप विधान मंडलों में पहुंचोगे तो आप अपने समाज की दासता, आप अपने समाज का दुख अपने जुबान से बताओगे, और सदन में जो ज्ञानी लोग बैठे हैं वो इस पर विमर्श करेंगे और उपाय योजना निकालेंगे, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के समय में 4 खाते के मंत्री बनाए गए। इसके बाद
बाबा साहब अम्बेडकर को 4 खातों का मंत्री बनाया गया। लेकिन इस देश के अंदर जब देश को आज़ादी मिलती है, संविधान लागू होता है, बाबा साहब अम्बेडकर को एक भी चुनाव नहीं जीतने दिया जाता, एक भी चुनाव नहीं जीतने दिया जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है विधानमंडलों में पहुंचने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर 4 खातों के मंत्री बनते हैं और उपाय योजना लागू करते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के जाने के बाद भी संसद में पहुंचते हैं तो इस देश की मनुवादी व्यवस्था का काया पलट हो जाएगा। यही बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आज भी अपमान होता है। काया पलट हो रहा है बहुजन समाज का, काया पलट हो रहा है इस देश के महारों चमारों मातंगों का, इस देश के चमारों धोबियों नाइयों का, सुतारों धनगरों पवारों का काया पलट हो रहा है, आदिवासियों का काया पलट हो रहा है। जो इस देश की व्यवस्था ने मना किया था, उस देश की व्यवस्था को मना करके ये लोग तरक्की कर रहे हैं और इसीलिए बाबा साहब का अपमान होता है। साथियों, बाबा साहब का अपमान 1952 में सबसे पहले चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस ने किया। नारायण काजोलकर नाम के एक बाबा साहब के निजी सचिव को उसके खिलाफ चुनावी मैदान में बंबई से उतारा। जब नारायण काजोलकर को चुनाव में उतारा तो बाबा साहब, जो कि इस देश का संविधान लिख चुके थे, बाबा साहब इस देश के अंदर संविधान निर्माता थे और संविधान निर्माता को हराने के लिए इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता होने के हैसियत से कांग्रेस का प्रचार करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ और उस समय 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। अभी है क्या तुम्हारे पास 2 लाख? अभी है क्या? अभी नहीं है, तब भी रहे होंगे क्या? फिर 1952 की बात कर रहे हैं, तब रहे होंगे क्या? तो इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। आज के कितने हुए? इसका मतलब यह हुआ कि उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि बाबा साहब संसद में ना पहुंचे। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में गोंदिया भंडारा लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। प्रफुल्ल पटेल का बाप, जिनका नाम आपको पता है, प्रफुल्ल पटेल के पिताजी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, भाऊराव बोरकर को चुनावी मैदान में उतारा, उसे चुनाव जिताया, बाबा साहब को जीतने नहीं दिया। बाबा साहब को जब पहली बार हराया था तो बाबा साहब सिर्फ 15,000 वोटों से हारे। बाबा साहब 15,000 से भी कम, मतलब 14,500 वोटों से बाबा साहब हारे। लेकिन वास्तविक तौर पर 28,000 वोटों को इन्होंने इनवैलिड बताया। सरकार किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बाबा साहब के 28,000 वोटों को क्या कहा? ये वैलिड नहीं है, ये अवैध है। 28,000 कहाँ है? बाबा साहब कितने वोटों से हारे? 14,500। डबल वोट बाबा साहब को ज्यादा पड़े थे, लेकिन 28,000 वोटों की गड़बड़ी की और बाबा साहब को चुनावी मैदान में हराया। ये बाबा साहब का अपमान है। मैं आपको कथा बताने नहीं आई कि बाबा साहब को कांग्रेस ने कैसे हराया। मैं ये बताने आई कि जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिस बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिस बाबा साहब ने हमको वोट देने का अधिकार दिया, अरे जिस बाबा साहब ने हमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, उस बाबा साहब का अपमान इस देश के अंदर समाज तो करता है, इस देश का मनुवादी समाज तो करता है, इस देश की कांग्रेस की सरकार करती है। हमने कम किया क्या? तो हमको भी
ये हमारी कमी है साथियों कि चिराग रुंगटा जैसे लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। जिनके बच्चे लायक होते हैं उनके बाप का हमेशा सम्मान होता है, और जिनके बच्चे नालायक होते हैं उनके बाप का कभी सम्मान नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों को तोड़ने की घटनाएं भी होती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के मरने के बाद भी देश के अंदर अपमान होता है। 6 दिसंबर को बाबा साहब दिल्ली में उनका देहांत होता है, और उनकी अंतिम विधि के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए दिल्ली में 3.5 हाथ जगह इस देश की केंद्र की सरकार नहीं देती। सरकार किसकी थी? गूगल कर लेना। बाबा साहब के मरने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया जाता। इस देश के अमेरिका के लोग कहते हैं कि अगर बाबा साहब जैसा हीरा हमारे देश में पैदा होता तो सूरज को हम बाबा साहब का नाम देते और हर दिन सूरज को नमन करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भारत में पैदा हुए और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के अंदर भारत रत्न नहीं दिया। और जिस नारायण काजोलकर ने गड़बड़ी करके चुनाव जीता, बाबा साहब को चुनाव हराया, उसे 1970 में ही, कब? 1970 में ही उसे पद्म भूषण दिया जाता है। देने वाले कौन है? सरकार किसकी थी? गूगल कर लेना। ये गूगल कर लेना, इसका मतलब ये है साथियों कि आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग होशियार हैं, आप लोग जानकार हैं। चूंकि इतना बड़े कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया है और यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि जो ज्ञानी है वो यहाँ है। जो जिसे पता नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, वो आज भी कहीं अपने गली में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में सोया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इसका क्या उपाय है? इसे रोकने का क्या उपाय है? साथियों, ये बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। हम समझते हैं कि आपकी भी जो टाइम को मैनेज करने की जो उथल पुथल है, कशमकश है, उस कशमकश को भी हम समझ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने अंतिम दिनों में बड़े नाराज, बड़े दुखी और बड़े दर्द के साथ वो जी रहे थे। एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिए हैं, दूसरा पिए जिसका नाम नानक चंद रत्तू है। नानक चंद रत्तू पंजाब का रहने वाला, जाति से चमार आदमी, बाबा साहब की सेवा करता। पंजाब से जब वो आया तो बम्बई आया, बाबा साहब के पास आया, नौकरी मांगी, बाबा साहब का सचिव बना। बाबा साहब के साथ उन्होंने पूरा जीवन लिया। तो नानक चंद रत्तू अपने किताब में लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अंतिम बात कही, वो बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी परेशानी, उनकी दिक्कतों को सुनने वाला कोई नहीं था। चूंकि अभी स्नेहा मैडम ने बताया, रामदेके मैडम ने बताया, बाबा साहब को ब्लड प्रेशर था, बाबा साहब को शुगर की बीमारी थी, बाबा साहब के हाथ पैर दर्द होते थे, घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था। बाबा साहब पहले से अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। किसके वजह से? हमारे तुम्हारे वजह से। बाबा साहब के बच्चे भी बीमारियों से गए। किसकी वजह से? हमारी वजह से। 35 साल की रमा गई, किसके लिए? हमारे लिए। और साथियों, ऐसे में बाबा साहब का जीवन दुख से भरा रहा। अंतिम समय में बाबा साहब अम्बेडकर अपने कमरे में मुंह पर तकिया रख के सिसक कर फूट कर रोते थे। क्यों रोते थे? ये बात नानक चंद रत्तू ने अपने किताब में लिखी। नानक चंद रत्तू ने कहा, बाबा साहब अब क्यों रोते हो? इतनी क्या परेशानी है? संविधान लिख दिया आपने, वोट का अधिकार दे दिया, महिलाओं को सम्मान दे दिया, दलितों को सम्मान दे दिया, आदिवासियों को विशेष अधिकार दे दिए, ओबीसी को सम्मान दे दिया, रोने की क्या बात है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं नानक चंद को, नानक, मैंने ये जो मूवमेंट है आपके हक अधिकारों का मूवमेंट, आपके
राजनीतिक अधिकारों का मूवमेंट, आपके सामाजिक सम्मान का मूवमेंट, आपके वोट के अधिकार का मूवमेंट, आपके धार्मिकता का मूवमेंट, आपकी डेमोक्रेसी का मूवमेंट। मैंने ये कारवा नानक चंद बड़ी मेहनतों के साथ, बड़े मुश्किलों के साथ, विरोधियों का, कांग्रेसियों का विरोध झेल झेल कर, उनका अपमान बर्दाश्त कर कर, असहनीय वेदनाओं को बर्दाश्त करके मैंने इस मूवमेंट को यहाँ तक लाया। मैं जब दूर दूर तक देखता हूँ तो मुझे कोई इस मूवमेंट को आगे लेकर जाने वाला नहीं दिखता। साथियों, बाबा साहब का ये दर्द था। बाबा साहब आगे कहते हैं, नानक चंद जाओ और अपने समाज से कहना कि अगर आपसे हो रहा है, बन पा रहा है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना तो बढ़ाओ। नानक चंद से रोते हुए बाबा साहब कह रहे हैं कि इस मूवमेंट को बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, वरना ये जहां है वही रख दो, इसे पीछे मत लेकर जाना। बाबा साहब रो रहे थे, नानक चंद सुन रहा था। इतने में सुदामा नाम का उनका रसोइया जो उनके घर में खाना बनाता था, सुदामा चाय लेकर आ रहा था। सुदामा से रहा नहीं गया, सुदामा के हाथ से चाय का कप गिर गया, ट्रे गिर गया। ये देखकर कि इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा महामानव रो रहा है, और इसलिए रो रहा है, उसे लगता है कि अब ये मूवमेंट, ये कारवा आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, हम में से, आप में से कोई बाबा साहब बनेगा क्या? बनेगा क्या? और अगर नहीं बन सकता तो हम कलेक्टिव बाबा साहब बना सकते हैं क्या? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस रिलीजियस मूवमेंट की, धार्मिक मूवमेंट की बात की, उस रिलीजियस मूवमेंट को, उस धार्मिक मूवमेंट को हम कैसे बढ़ाएंगे? क्या हमने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं क्या? क्या हमारे बच्चे कभी श्रामणेर बन रहे हैं क्या? क्या हमारे बच्चों की सामूहिक बौद्ध धर्म की दीक्षा हो रही है क्या? ये हमारा रिलीजियस मूवमेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे कपड़े बदल जाएं, कपड़ों के साथ साथ हमारा बिहेवियर भी बदलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हमको समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के पूजन से बात नहीं बनेगी। बाबा साहब इस बात के लिए भी आपको मना करते हैं कि मेरी जय जयकार मत करना, एक साहेब बाबा साहेब मत करना, बाबा साहब अमर रहे ये मत करना। मैंने जो बात बताई उस बात को आगे बढ़ाने के लिए अपने जान की बाजी लगाना। अपने जान की बाजी का मतलब क्या है? मर जाना, मिट जाना। मर जाने की बात बाबा साहब कह रहे हैं। उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ना। बताओ, हमारे बच्चे धार्मिक हो रहे हैं क्या? जब वो धार्मिक नहीं होंगे तो आस्था कैसे निर्माण होगी मूवमेंट पर? बताओ, हमने पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर अपना एमएलए तो भी जिताया क्या? क्या हमने अपना सांसद तो भी बनाया क्या? इसका मतलब हमने धार्मिक मूवमेंट को फेल कर दिया, ऐसा होगा क्या? लेकिन कुछ अंश कर दिया, पूरा नहीं किया, पूरा फेल नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत कर दिया। दूसरी बात, पॉलिटिकली आप देखो तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस ने तो किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हो रहा है वो हमारे राजनीतिक फेल्यूर की वजह से हो रहा है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। दिलीप, ये चिराग रोंगटा नाम का शख्स जिसने गोंदिया में किया, ये गोंदिया में ही हुआ क्या? पंजाब के अंदर से आवाज आई थी कि 14 अप्रैल से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाएगी, उनकी प्रतिमाएं फोड़ी जाएगी। यह अपमान शुरू हुआ, उसी का सिलसिला गोंदिया में देखने को मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक आंदोलनों की बात की। उस सामाजिक आंदोलनों में हमारी कितनी भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है, हम कितना अपना समय देते हैं, हम कितना अपना ज्ञान, अपना हुनर देते हैं, हम कितना अपना धन देते हैं, ये भी हमको इस जयंती के मौके पर समीक्षा करनी होगी।
बाबा साहब अम्बेडकर का रिलीजियस मूवमेंट अगर हमने बर्तनों के चक्कर में, अगर हमने रेडी और माइक के चक्कर में, अगर हमने चावड़ी और बुद्ध विहारों के चक्कर में नहीं रखा होता तो बुद्धिस्ट एक्ट जो बीटी टेम्पल एक्ट लगा है महाबोधि महाविहार पे, वहाँ हमारा भिक्षु संघ लड़ाई लड़ रहा होता क्या? अगर हमारा धार्मिक मूवमेंट बड़ा होता तो साथियों आज हमारा भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक और उपासिकाओं का संघ महाबोधि के लिए तड़प नहीं रहा होता। इस बिहार, जिस बिहार में महाबोधि टेम्पल है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जिस बुद्ध का धर्म को स्वीकार करते हैं, उस बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस महाबोधि टेम्पल को भारतीय जनता पार्टी के बिहार के राज्यपाल कहते हैं कि यह शिवालय है, यह शिव मंदिर है। इसका मतलब आप देखिए, देश विदेशों से जो भिक्षु आए सम्राट अशोक के समय से, जिन्होंने ये लिखा कि ये बुद्ध के ज्ञान स्थली है, आज उसे शिवालय कह रहे हैं। और वहाँ जो एक्ट बनाया गया, जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, उस मैनेजमेंट कमेटी को बनाने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कांग्रेस के लोगों ने बनाया, 4 लोग बोले हिंदू रहेंगे, 4 लोग नॉन हिंदू रहेंगे। वो नॉन हिंदू कौन रहेगा? बुद्धिस्ट रहेगा क्या? नहीं, वो ब्राह्मण ही रहेगा, चीवर पहनेगा, इसीलिए वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब हमारे रिलीजियस मूवमेंट को भी बचाने की बात है, हमारे सामाजिक आंदोलन को बचाने की बात है, हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, पॉलिटिकल फेल्यूर को सुधारने की बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा सम्मान होगा। नहीं तो आप मुझे बताओ, जिस तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने के लिए जिन भिक्षुओं को लगाया था, उन भिक्षुओं ने अगर बुद्ध की बात नहीं मानी होती और सिर्फ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा जपते रहते, बुद्ध विहार में बैठे रहते, मोमबत्ती जलाते, अगरबत्ती जलाते, फूल माला चढ़ाते, तो क्या हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मारा जाता क्या? क्या हमें उन्हें काटा जाता क्या? भाई आपके पूजन करने से, फूल चढ़ाने से, माला चढ़ाने से इस देश की मनुवादी व्यवस्था नहीं थर्राती, आपके पूजा पाठ से नहीं थर्राती। वो कपकपाती कब है? जब आप और हम ऐसे बात करते हैं। वो डरते कब है? जब हमारे तुम्हारे विचारों का आदान प्रदान होता है, जब ऐसे प्रबोधन वाले मंच लगते हैं और प्रबोधन के माध्यम से जब आपको बाबा साहब की मूवमेंट, बाबा साहब का उद्देश्य, बाबा साहब का मकसद समझाया जाता है, तब इस देश के मनवादी डरते हैं, कांपते हैं। साथियों, ऐसे विचार विमर्श का होना तो जरूरी है और उससे हमें ये समीक्षा करना भी जरूरी होता है कि कैसे हम अपने आने वाले समय में, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बाबा साहब को कौन सा बाबा साहब देने वाले हैं, कैसा बाबा साहब देने वाले हैं। वही बाबा साहब हमको देना होगा जो इस देश की मनुवादी ताकतों को, जिन्होंने बाबा साहब ने जिन मनुवादी ताकतों को सबक सिखाया, इस देश को संविधान दिया, मनुवादियों के छातियों पे चढ़कर इस देश की जातिवादी व्यवस्था को खत्म किया। ऐसी व्यवस्था, ऐसा बाबा साहब हमको हमारी पीढ़ी को देना होगा। हम जयंती के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि यह जयंती का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी और जानकारों के साथ साथ बच्चों का भी जयंती होना चाहिए। बच्चों के लिए जयंती के कार्यक्रम होने चाहिए, जहां वो संविधान को पढ़े, उसकी परीक्षा दे, जहां वो बुद्ध और उनका धम्म पढ़े, उसकी परीक्षा दे, तो उन्हें भी लगेगा कि बाबा साहब का आंदोलन ऐसा है, पढ़ाई लिखाई का है। हमारी जयंती युवा और युवतियों के लिए होनी चाहिए। उनके हिसाब से उन्हें मंच पर बोलते आना चाहिए, उन्हें 5-5 मिनट वक्तृत्व का मौका हमने देना चाहिए। ऐसी वक्तृत्व स्पर्धाएं हमने अगर आयोजित की तो हमारे नौजवान साथी, हमारे 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियां बाबा साहब पर बात करना सीखेंगे। यह उनके लिए जयंती होगी। यह मेरा सुझाव है, मेरी अपील है कि जयंती बच्चों के लिए भी हो,
जयंती युवाओं के लिए भी हो और जयंती आप जैसे जानकारों के लिए भी हो जो सामाजिक जानिब रखते हैं। और यही अगर हम करते हैं तो हम अपनी पीढ़ी को अच्छा अम्बेडकर दे सकते हैं और हम अपने पीढ़ी को अच्छा फुले दे सकते हैं। हम अपनी पीढ़ी को फुले शाहू बाबा साहब के अच्छे और सच्चे विचार दे सकते हैं। ऐसा हम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। शायद 10 मिनट से ज़्यादा हो गए है ना, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय भीम, जय भारत।